Am I audible? Yes, sir. Okay, audible. Very good. Just a minute. In the second group. Hello students, good afternoon. Fine. दोनों ग्रुप में ऑडिबल है. वेरी गुड. ओके, डन है. नाउ दे कैन प्रेजेंटेशन था, दे कैन सी इट. एक जगह. Now we will continue our discussion from yesterday's topic, and let me share the screen with you. Presenting is there. Okay, presenting. दोनों स्क्रीन में प्रेजेंटिंग हो रहा है. फाइन. सो यू विल बी एबल टू सी नाउ. OCP. हाँ, यहाँ पे रन करूंगा मैं पूरा प्रोग्राम. यस यस. गूगल मीट ज्वाइन करेगा वाला स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट तो तुम्हें ग्रुप में कोई मोकली जैसे कोई लीधो हશે तो ये तो मળી જશે. कोई મોટી ઇશ્યુ નહીં. તમારો ગ્રુપ છે જ ને ઓલરેડી. हाँ, प्रोग्राम कराई सकिए. आगे बताऊंगा. या फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यस्टरडे ये टॉपिक देखा था, राइट? बिफोर दैट लेट मी शेयर विथ यू द सिलेबस पॉइंट. दैट इज बेटर. जस्ट फॉर आवर रेफरेंस विल कीप दिस. It may take some time to show it. हाँ, थोड़ी बार लागे वो लागे छे. Not showing up. I'm just waiting for the PDF to open up. Okay, fine. We'll go to our list of students. हाँ, list. ये जो है स्ट्रक्चर इन C एंड स्ट्रक्चर इन C++, वो हम लेते हैं. उसके बाद जाएंगे एक्सेस स्पेसिफायर पे. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यस्टरडे जो हमने टॉपिक देखा था, ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैन सी द स्क्रीन राइट नाउ. हमने ये टॉपिक देखा था. यस सर. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच वर्सेस प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. इसमें आपने वो भेल का प्रोग्राम देखा था. भेल कैसे बनाते हैं, उसमें क्या कंसेप्ट था, राइट? सो ऑब्जेक्ट्स आर देयर और डिफरेंट ऑब्जेक्ट. दो अलग अलग ऑब्जेक्ट है उसके पास. एक वो कंटेनर वाला था, एक वो भेल वाला था. तो हाउ कैन बी यूज्ड वो हमने अच्छी तरह देखा था. इफ एनी अदर वीडियोस आई कैन जस्ट शो यू फॉर अ रेफरेंस राइट नाउ फॉर द. हाँ, एक इंट्रोडक्शन का पार्ट बता देता हूँ, देन यू कैन गो फॉरवर्ड. ये क्लासेस ऑब्जेक्ट जब हम स्टार्ट करेंगे उसके साथ आएगा. I hope it is visible to you. Let us see. Is it visible? संभळाय છે કોઈને? Hello, my name is Peter Baker and welcome to this course on Yes, sir. the basics of object-oriented programming. Okay, you can listen it, right? Yes, sir. Fine. Now here just try to understand what basic concept they want to say in OOP. We will begin with an introduction explaining the essentials and then show them in action with some examples. Grasping these concepts will allow you to apply them in the real world. ये जो पीछे के एग्जांपल बताया वो रियल वर्ल्ड में था. ये देखिए, जो स्ट्रक्चर कीवर्ड लिखते हैं ना आगे, स्ट्रक्ट कीवर्ड, उसके बजाय क्लास कीवर्ड लिखना होगा. ठीक है? और ये जो यूजर है वो स्ट्रक्चर
का डेटा टाइप के बदले क्लास का टाइप बन गया, लाइक दिस फंक्शन, ये फंक्शन है। अभी सी का स्ट्रक्चर और सी प्लस प्लस के स्ट्रक्चर में ये डिफरेंस है, सी के स्ट्रक्चर में सिर्फ वेरिएबल थे, सी प्लस प्लस के स्ट्रक्चर में वेरिएबल के साथ उसका फंक्शन भी साथ में होगा, ये डिफरेंस है। तो रियल वर्ल्ड का ये एग्जांपल बता रहे कि इज ऑथेंटिकेटेड ये वाला फंक्शन है, यूजर ये नाम का क्लास है, राइट। तो रियल वर्ल्ड में भी आपका क्लास होता है, यूजर का आप लॉगिन करते हो तब यूजर नेम पासवर्ड पूछता है। तो दैट वे सी प्लस प्लस यूज करके आप रियल वर्ल्ड एग्जांपल बना सकते हैं, ऐसा बताया उसने। For you to apply them in the real world. Okay. In this course, you will be using the programming language ActionScript 3. ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस एग्जांपल में यूज किया है। हमारा लैंग्वेज कौन सा है? C++। दैट इज द डिफरेंस ऑन द लैंग्वेज का। You are not limited to this language in any way. See, you can see all these languages are there. PHP है, Python है, C# है, Swift है, Perl लैंग्वेज है। इन सब में भी यही कंसेप्ट इंप्लीमेंट हो सकता है। ये सभी लैंग्वेजेस में क्लासेस बनते हैं, क्लासेस के बाद उनके फंक्शंस बनेंगे, क्लासेस के ऑब्जेक्ट बनाओगे, ऑब्जेक्ट एक दूसरे शेयर करेंगे, सो ऑल दैट विल कम। As these concepts apply across all object-oriented languages. Okay. As I'm on a Windows machine, we're going to be using the Flash Develop IDE. इनके पास फ्लैश डेवलप है, हम कौन सा यूज करते हैं कंपाइल वगैरह के लिए? वी आर यूजिंग टर्बो सी। करेक्ट। तो टर्बो सी का एडिटर हम यूज करते हैं। तो वर्ल्ड में ऐसा नहीं कि टर्बो सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज ही बताएगा, अलग अलग एडिटर अलग अलग लैंग्वेजेस ये कंसेप्ट बता सकते हैं। मतलब ये ड्राइविंग जैसा हो गया, अगर आपको ड्राइविंग आती है तो फिर टू व्हीलर कोई भी हो आप चला पाओगे, फिर कोई भी बाइक हो, एक्टिवा हो, कोई भी इलेक्ट्रिक स्कूटर हो, कुछ भी हो, ड्राइविंग अगर आपको आती है तो ड्राइविंग कैन बी डन ऑन एनी मशीन। वैसा हो गया, प्रोग्रामिंग कैन बी डन ऑन एनी लैंग्वेज, एनी एडिटर। However, there is an alternative known as Flash Builder that Okay. can be used on Windows and Mac systems. Links can be found below. Okay. We're making use of the Blue Karma source code, a point-and-click game created by Sean Stone. Level 1 is to be released next year, early 2015. So if you want to get ये C+ में बनाया हुआ है सारा, ये सिंबल ऐसे डिस्प्ले करने के, और इस सिंबल पे क्लिक करोगे तो उसका इवेंट कैच करने का। into development, building your own applications or games, learning these basics will help you on your path. See, So, these kind of things can be made. तो बहुत सारी गेम्स ऐसे सॉफ्टवेयर वगैरह बनाए हुए हैं। let's begin. With a simple question. What is oriented programming? Why I am repeating this, why I am showing this video now? Because अगर आप सिलेबस देखोगे तो लिस्ट में स्टार्टिंग में था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, पर मैं आपको सी का पहले पुराना रिवाइज करके उसके ऊपर सी प्लस कमांड दिखा के बाद में बताना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ से अपना ओपी का कंसेप्ट स्टार्ट हो रहा है, इसलिए। In simple terms, it's just a way of doing something, also known as a paradigm. Correct. A typical example or pattern of doing something. In this case, the fundamental style of computer programming. Okay. First, we need to identify why it is the style languages use these days to get things done. Another paradigm known as procedural is another style that is used in certain situations. Right. An example being administrative automations. दिस इज प्रोसीजरल। ये जो आप पीछे देख रहे हो कोड, ये सी का कोड नहीं है, राइट। ये एसक्यूएल लैंग्वेज का कोड है, एसक्यूएल, बराबर। एक एसक्यूएल लैंग्वेज है ना, उसमें भी ऐसा प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग होता है। एसक्यूएल का स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, तो वो प्रोसीजरल लैंग्वेज है। Yes. With a procedural approach, our code or writing replacing files that make ये PHP का कोड बताया आपको, ऊपर देखो PHP लिखा है स्टार्टिंग में, तो PHP लैंग्वेज में इस तरह से लिखा जाता है। पर ये फंक्शन सारे फंक्शंस है, मतलब ये प्रोसीजरल है। things happen is organized into small procedures that use and change our data. Correct. It takes input, processes it, and then outputs it in its new form. Right. The problem is that our procedures, also known as functions, have no intrinsic relationship with the data they operate on. खास ये जो एरो किया है वो हर एक प्रोसीजर डेटा को चेंज कर सकता है। ये तो बहुत लूज हुआ सिक्योरिटी, उसको कोई भी प्रोसीजर चेंज कर दे, कोई भी फंक्शन, तो मेन फंक्शन भी इसको बदल सकता है, वेरिएबल को। तो प्रोसीजर के अंदर ये थोड़ा लिमिटेशन है कि वेरिएबल कैन बी चेंज बाय एनी फंक्शन, जो नहीं होना चाहिए। Data they operate on, and sometimes we need data that is outside of the function's Right. to operate.
Complex applications and systems in this sort of paradigm can become confusing and unmaintainable. एप्लीकेशन बनाना है, सॉफ्टवेयर बनाना है, तो ये कंफ्यूजिंग हो सकता है. If we want to organize our code in a better way, we can make use of the object-oriented programming paradigm. Okay. The data and functions related to a certain entity. ये सारे आप जो देख रहे हो वो रियल वर्ल्ड के होते हैं, बराबर. कोई गेम बना रहे हो आप, तो प्लेयर होता है गेम के अंदर, उसका बैकग्राउंड होता है, फोरग्राउंड होता है, कैरेक्टर होते हैं गेम के अंदर, आइटम्स होती है डिफरेंट, इन्वेंट्री होता है. तो ये आप जो भी अभी मोबाइल में इतनी सारी पबजी से लेकर इतनी सारी गेम्स है, उस गेम को डिजाइन करना है, पीछे बैकग्राउंड में सॉफ्टवेयर तो बनाया होगा उसका, तो वो बनाते वक्त ये सारी चीजों की जरूरत पड़ती है. अब ये चीजें जो जरूरत पड़ती है, ऑल दिस थिंग्स, उसके बारे में डिस्कस किया है. Can be extracted and bundled into its own object. Imagine again with all the various entities mixed up into one file or script. Okay. Functions that make play. ये सिर्फ कि ब्लू कर्मा नाम की कोई गेम है, उसके अंदर ये सारे एक्टिविटी है, फंक्शंस है, प्लेयर जंप, enemy collision, and the scoreboard tracking changes of the game's current state. ये सारे फंक्शन है. सपोज प्लेयर जंप करता है, एनिमी कोलिजन, एनिमी उसके कोलाइड होता है, और नीचे स्कोरबोर्ड ट्रैकिंग है. तो स्कोरबोर्ड अपडेट होता रहता है कांस्टेंट, कितनी लाइफ बची, कितने पॉइंट्स मिले. ये सारे फंक्शंस वन बाय वन चलते रहते हैं गेम में, जब तक यूजर गेम ऑन रखता है. तो ऐसा कुछ रन करना है तो ओओपी हमको बेस्ट यूजफुल है. Now this would make things extremely complicated. Plus making a change for one thing could affect the function of another, and quite frankly, it's not a sensible implementation. Right. But what the data and functions of one entity, such as a player or an enemy, into its own script or class, so we can be clear what entity we are dealing with when we make changes. Okay. You'll find games are designed with the idea of everything being an object, and this is something we will focus. इस तरह लिखा जाता है. न्यू और डिलीट दो कीवर्ड आए थे सी प्रोग्रामिंग में. मैलॉक कैलॉक फंक्शन तो आया था सबको. हाँ, न्यू कीवर्ड था. न्यू कीवर्ड के बाद डेटा टाइप लिखनी होती है, कितने साइज का टाइप होता है. न्यू के बाद साइज ऑफ करके ब्रैकेट में टाइप लिखते थे. तो कहने का मतलब ऑब्जेक्ट्स के साथ अगर डील करते हो तो ये सारी कॉम्प्लेक्सिटी थी पीछे, कोई बड़ी डिजाइन सेट करनी है तो भी उसके साथ कर सकते हो. कंपेयर टू पीओपी, प्रोसीजरल या तो फंक्शंस वाला प्रोग्रामिंग अप्रोच लो तो एटलीस्ट इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स गेम नहीं बना सकते. वो बहुत पुराने मोबाइल में नोकिया के फोन थे, उसमें वो स्नेक वाला गेम आता था. जितना जितना स्नेक वो फूड खाता है उतना वो बड़ा होता है. अगर वॉल को टच हो गया तो खुद को टच हो गया तो ब्रेक हो जाता है. वो सिंपल सी गेम स्टूडेंट्स C++ में बनाई थी. वो गेम C++ में बनाई हुई है, पर वो ऐसी छोटी सी बन सकती है. हाई ग्राफिक्स वाली नए पैरामीटर वाली गेम उसमें नहीं बना सकते. ओके. Focus on in the next lesson of object-oriented programming. Okay. This has been Peter Baker. Thank you for listening, and please don't forget to subscribe to the SMKS channel. Fine. So here they want to show you the importance कि कौन से सिनारियो में प्रोसीजर ओरिएंटेड काम में आएगा और कौन से के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड काम में आएगा. तो 25-30 साल पहले जो प्रोग्रामिंग चलता था और उसे कंप्यूटर में जितने डेफिनेशन देते थे हम लोग प्रॉब्लम, वो सब लो लेवल के थे. पर जैसे जैसे कंप्यूटर का यूज बढ़ता गया तो अलग अलग इंडस्ट्री देखती गई कि हमारे इसमें कंप्यूटर का यूज है कि नहीं. तो उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ने लगी. फिर हमको ऐसी सिस्टम चाहिए, हमको इसमें चाहिए. एविएशन मतलब एयरक्राफ्ट में भी जरूरत पड़ने लगी, मेडिकल फील्ड में भी जरूरत पड़ने लगी, इंजीनियरिंग में जरूरत पड़ने लगी. हर एक फील्ड के अंदर कंप्यूटर का जैसे यूज बढ़ने लगा तो सिर्फ वो वर्ड और एक्सेल यूज नहीं करते थे. दे रिक्वायर सम न्यू प्रोग्राम सॉफ्टवेयर. तो उसके लिए ये लैंग्वेज सपोर्टिव है. ठीक है. क्लासेस, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, ये सब मैं आपको लास्ट में बताऊंगा. ओपी बेसिक, हाँ ये एक बार देख लेते हैं. देन विल गो टू स्ट्रक्चर. दोस्तों सीखेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट. हमने दोस्तों हमारे पिछले ट्यूटोरियल में देखा था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की स्टाइल या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम क्या होता है. ओके. तो दोस्तों उसके कुछ कंसेप्ट भी होते हैं जिसको मैं आपको क्विकली बताता हूँ. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या ओओपी के कुछ कंसेप्ट्स होते हैं जैसे कि डेटा एब्स्ट्रैक्शन, फाइन, डेटा हाइडिंग, डेटा एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म और इसी तरह की बहुत सारी चीजें बता रहे हैं. तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे, फीचर्स. ये इस लैंग्वेज में स्पेशल फीचर्स है जो दूसरी लैंग्वेज में नहीं मिलते.
तो दूसरी कंसेप्ट में नहीं मिलते। पीओपी के अंदर ये सारी चीजें नहीं है, ये डेटा एनकैप्सुलेशन, डेटा हाइडिंग, इनहेरिटेंस, ये कंसेप्ट पीओपी के अंदर है ही नहीं। सी का यूज करके आप इनहेरिटेंस नहीं करवा सकते। आप किसी वेरिएबल की वैल्यू किसी वेरिएबल में डालते थे, अगर आपको याद है स्टूडेंट्स, ऑनलाइन जो बच्चे सुन रहे हैं उनको भी याद करो, अगर आपको दो वेरिएबल की वैल्यू इंटरचेंज करनी है तो आप तीसरा वेरिएबल लेते थे टेम्प वेरिएबल, और यूजिंग टेम्प, हाँ तो टेम्प यूज करके आप उसको इंटरचेंज करते थे। बस उतने तक का आपको इनहेरिटेंस जैसा कंसेप्ट कि एक ही चीज दूसरा शेयर करता है, दूसरे की चीज तीसरे को मिलती है, वहां तक आप कर सकते थे, उसके आगे नहीं कर सकते हैं। पर मैं आपको एकदम बोलूं कि 50 वैल्यूज को दूसरे 50 में डालो, वहां से तीसरे 50 में शिफ्ट करो, तो इट विल नॉट बी दैट मच इजी इन द सी लैंग्वेज। पॉलीमॉर्फिज्म बहुत अच्छा कंसेप्ट, हमने 2-3 बार देखा हुआ है, वो फंक्शन ओवरलोडिंग वाला। तो ये सारे फीचर्स ओपी में ही मिलते हैं। बताता हूँ इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताता हूँ अबाउट डेटा एक्सट्रैक्शन एंड डेटा हाइडिंग। डेटा एक्सट्रैक्शन और डेटा हाइडिंग वो तरीका होता है या वो मेथड होता है या वो स्टाइल होता है जिसके जरिए जो अनएसेंशियल फीचर्स हो यूजर के लिए, यूजर को जो फीचर्स अनएसेंशियल लगते हैं उनको हाइड कर सकते हैं और एक सिंपल सा यूजर इंटरफेस क्रिएट कर सकते हैं, या फिर हम यूजर को सिर्फ उतनी ही इंफॉर्मेशन दिखा सकते हैं कि जितनी उसको जरूरत है, और उस इंफॉर्मेशन को हमने कैसे प्रोसेस किया उसकी पूरी डिटेलिंग को हम हाइड कर सकते हैं। कैसे प्रोसेस किया उसको हाइड कर देना है, यूजर को जितना जरूरी उतने दिखाना है। आप एटीएम पे जाते हो, आपका कार्ड डालने के बाद बेसिक ऑप्शन ही आते हैं। अगर आपने किसी ऑप्शन पे क्लिक किया तो एटीएम के अंदर जो ऑप्शन क्लिक करोगे उतना वर्क होता है, अंदर कैसे वर्क कर रहा है वो आपको नहीं बताएगा। आपको स्क्रीन के ऊपर आएगा पे एंटर अमाउंट, फिर जब पैसा निकल जाएगा बोलेगा अमाउंट विड्रॉन, वांट टू शो बैलेंस, अगर आप यस दोगे तो बैलेंस बताएगा। जैसे एटीएम के अंदर भी स्क्रीन के ऊपर उन्होंने डेटा एब्स्ट्रैक्शन यूज किया है, मतलब डेटा को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, डेटा को हाइड कर दिया। आपको उसी स्क्रीन के ऊपर वो डेटा जिस तरह से मेंटेन हो रहा है वो सारी चीजें नहीं दिखाते हैं। आपको क्या बताते हैं, सिर्फ यूजर को समझ में ऐसे ऑप्शन दिखाते हैं कि भाई विड्रॉल करना है, कैश डिपॉजिट करना है, बैलेंस इंक्वायरी करनी है, पिन चेंज करना है, ऐसे ऑप्शन ही सिलेक्ट करो। तो ये जो चीजें यूजर को समझ में आई उतनी चीज दिखाओ, बाकी की इंटरनल चीजें हाइड कर दो, इसको बोलते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन या डेटा हाइडिंग। ठीक है, मतलब अनएसेंशियल फीचर जो है नहीं, पर प्रोग्रामर के लिए बहुत जरूरी है, तो यूजर के लिए वो मत बताओ, बैकग्राउंड डिटेल्स हाइड कर दो। इसी तरह एक और कंसेप्ट होता है जिसको हम कहते हैं डेटा एनकैप्सुलेशन। डेटा एनकैप्सुलेशन को हम क्लास के जरिए इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे कि आपने लोग हमारे कुछ पिछले ट्यूटोरियल्स में देखा था कि हमने स्ट्रक्चर का यूज करके बहुत सारे डेटा मेंबर्स को बाइंड टुगेदर किया था। ये तो आपको एग्जांपल आ गया स्ट्रक्चर का, राइट? इफ यू रिकॉल, देखो ये इंटीजर टाइप, कैरेक्टर टाइप, वापस इंटीजर और कैरेक्टर टाइप, ये 5 वेरिएबल को ग्रुपिंग कर दिया। कौन से नाम से? स्टूडेंट नाम से। तो इसका मतलब स्ट्रक्चर वेरिएबल इज अ कलेक्शन ऑफ सो मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल्स, बराबर ना? और मैंने बोला था कि ये एनकैप्सुलेट मतलब ज्वाइंट करना, बाइंड करना, एक दूसरे के साथ में रखना। तो कैप्सूल मतलब क्या होता है? कैप्सूल के अंदर पाउडर होती है, पाउडर की इफेक्ट हो सकती है, इफेक्ट्स और वो पाउडर बाइंड होती है, क्योंकि ये कैप्सूल होगा तो ऐसा इफेक्ट होगा, ये कैप्सूल होगा तो ये इफेक्ट होगा। तो दैट वे एनकैप्सुलेशन मतलब दो चीजों को या तो मल्टीपल थिंग्स को एक साथ रखना, ग्रुप में रखना, दैट इज व्हाट एनकैप्सुलेशन। सिंगल एंटिटी जिसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर। उसी तरह दोस्तों क्लास भी हमको रैप अप करने में मदद करती है बहुत सारे डेटा और उससे एसोसिएटेड फंक्शंस को एक सिंगल वर्किंग यूनिट में। देखो यहीं पे आपको कांसेप्ट आ गया, लेट मी जस्ट, जिसको हम कहते हैं क्लास। उसके बाद दोस्तों चलिए हम डिस्कस करते हैं अबाउट ऑब्जेक्ट। जस्ट अ मोमेंट, ऑल द स्टूडेंट्स इफ यू सी ऑन द स्क्रीन, जो मैं बातें अभी नेक्स्ट बोलने वाला था वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। जो सी का स्ट्रक्चर था वो C++ में ये क्लास कीवर्ड लिखा है ना, उसके पहले स्ट्रक्ट लिख दो तो स्ट्रक्चर बन गया। स्ट्रक्ट स्टूडेंट, अब उसमें दो चीजें हैं, क्या क्या चीजें? डेटा मेंबर्स मतलब वेरिएबल्स, और साथ साथ में एसोसिएटेड फंक्शंस। उसी वेरिएबल पे क्या काम होने वाला है वो फंक्शंस नीचे, जैसे कि स्टूडेंट इन्फो नाम का फंक्शन है। कैसे पता चला ये फंक्शन है? एक्सक्यूज मी, जस्ट अ सेकंड। ये ROL, NAME नेम, CL और स्टूडेंट इन्फो, ये चारों में से वेरिएबल कौन सा है, फंक्शन कौन सा है, कैसे पता चला? ब्रैकेट है। हमेशा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो भी नाम के पीछे ब्रैकेट होता है वो फंक्शन होता है। ब्रैकेट नहीं है तो वो चीज क्या हो सकती है? आइदर इट कुड बी अ वेरिएबल नेम और इट कुड बी अ डेटा टाइप, बराबर ना?
अगर जिसके पीछे नाम, हाँ, जिसके पीछे ब्रैकेट नहीं है, या तो वो वेरिएबल का नाम आइदर इट कुड बी डेटा टाइप और वेरिएबल नेम। अगर फंक्शन होगा तो पीछे ऑलवेज ब्रैकेट होगा। तो आई कैन से कि स्टूडेंट इन्फो नाम का ये फंक्शन है। ये फंक्शन किस पे काम करता है, कौन से वेरिएबल यूज कर रहा है? तो भाई ये फंक्शन ऊपर के वेरिएबल यूज कर रहा है। देखो ROL यहाँ पे यूज हुआ, कहाँ गया, ये रहा ROL। देखो यहाँ पे है CL, राइट। तो ये वेरिएबल कहाँ के है, ये सारे वेरिएबल इसी पे है। अगर फंक्शन उसी वेरिएबल पे काम करता है तो दोनों एक दूसरे से ज्वाइंट हो गए कि नहीं? इसलिए बोला कि डेटा मेंबर्स एंड इट्स एसोसिएटेड फंक्शन, उसके साथ एसोसिएट हुआ है, ज्वाइंट हुआ है, ऐसे फंक्शन, इन दोनों का एक ही सिंगल एंटिटी में ग्रुपिंग कर दिया। पर C++ में उसको नाम दे दिया है क्लास। उसका अर्लियर नाम था स्ट्रक्चर। बोलो समझ में आया सबको इतना? यस सर। यस सर। वो क्लास का जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर बस सी में क्या करते थे, स्ट्रक्चर वेरिएबल बना लिया, सेपरेटली फंक्शन बना लिए, फंक्शन के ब्रैकेट में वेरिएबल पास किया और उसके ऊपर प्रोसेस किया। इसके बदले यहाँ पे हम जहाँ पे वेरिएबल बना रहे हैं स्ट्रक्चर वेरिएबल, उसी के मेंबर्स भी अंदर, फंक्शन भी वहीं पे अंदर। फायदा ये हो गया कि उस स्ट्रक्चर का, डेटा टाइप का, अपने मेन के अंदर एक वेरिएबल बनाओ सिर्फ, तो वेरिएबल के थ्रू अब उसके मेंबर्स, उसके फंक्शन सबको यूज कर पाओगे। तो ये बहुत अच्छा फायदा हो गया। तो राइट नाउ आई कैन सी क्लास स्टूडेंट, उसके कितने टोटल मेंबर्स है, टोटल मेंबर्स जिसमें वेरिएबल फंक्शन सब आ गया। हाउ मेनी आर देयर? क्लास स्टूडेंट के टोटल मेंबर्स कितने हैं? 4। टोटल मेंबर्स आर 4। आउट ऑफ 4 हाउ मेनी आर वेरिएबल्स एंड हाउ मेनी आर फंक्शंस? 3 3 आर द वेरिएबल्स, जो 3 वेरिएबल है और एक फंक्शन है। वो बात की बात है, चलो वो तो फंक्शन का बॉडी पार्ट होता है। बट दिस वे दिस इज कॉल्ड एनकैप्सुलेशन। प्लीज रिमेंबर एवरीबॉडी, एनकैप्सुलेट करना मतलब बाइंड करना, मतलब उसको ज्वाइंट रखना। तो किसको ज्वाइंट रखा है? ये वेरिएबल को और उसके फंक्शन को एक साथ ज्वाइंट रखा है। और ये कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किया और ये कर्ली ब्रैकेट नीचे क्लोज किया, तो पूरा एक ब्लॉक बन गया, उसको नाम दे दिया स्टूडेंट। ठीक है, तो दिस इज वेरी बिग डिजाइन, ये सबसे बेसिक डिजाइन है। बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर के अंदर भी इसी डिजाइन से आगे जाके काम होता है। तो जस्ट रिमेंबर दिस। इसको हम कहते हैं क्लास। उसके बाद दोस्तों चलिए हम डिस्कस करते हैं अबाउट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट दोस्तों इस एम से बनाया गया था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कि ये रियल वर्ल्ड एंटिटी को डिफाइन कर सके, रियल वर्ल्ड एंटिटी की तरह ही एक्ट कर सके। एग्जैक्टली दोस्तों हम कह सकते हैं कि अगर कोई रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है, जैसे कि मान लीजिए आपकी मोटर बाइक या आपकी बाइक जिसको आप सिंपली कहते हैं, उसके दोस्तों बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, बिहेवियर होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि दोस्तों उसमें करंट गियर, कौन से गियर पे गाड़ी चला रहे हैं, वो 2 व्हीलर है कि 3 व्हीलर है, गियर्स कहते हैं। उसके बिहेवियर और उसके कुछ बिहेवियर भी होते हैं, जैसे कि हम उसको कितनी तेजी से एक्सेलरेट कर रहे हैं इस वक्त, उसमें हम कितना ब्रेक लगा रहे हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट जो होता है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसके कुछ बिहेवियर होते हैं, उसका एक करंट स्टेट होता है कि बाइक रुकी हुई है कि चल रही है, और इसी तरह के दोस्तों बहुत सारे बिहेवियर। बराबर है। तो उन्होंने साइंटिस्ट ने ऐसा देखा कि रियल वर्ल्ड में जितने ऑब्जेक्ट है ना, सबके अंदर ये 2 चीजें कॉमन मिलेगी। यू विल फाइंड 2 फीचर्स कॉमन इन एवरी ऑब्जेक्ट। फर्स्ट फीचर दैट एवरी ऑब्जेक्ट विल हैव सम स्पेयर पार्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके पार्ट्स वगैरह होंगे जिससे वो ऑब्जेक्ट बनता है। दूसरी चीज, वो ऑब्जेक्ट कुछ फंक्शन करेगा, बिहेवियर, एक्शन करेगा। तो जैसे बाइक के अंदर एक्शन बताया, वो स्पीड करता है, वो ब्रेक लगाता है, वो गियर चेंज रखा है, स्टेटस बताता है अभी कौन से गियर में है, क्या है, ये सारे उसके फंक्शंस है। तो ऐसा हर एक ऑब्जेक्ट में मिल सकता है। तो इस तरह रियल वर्ल्ड एंटिटी को सिंबलाइज करने के लिए या उसी की कॉपी करने के लिए प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में दोस्तों ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया। करते हैं अबाउट इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम कुछ अपनी आदतें या कुछ अपने फेशियल फीचर्स हम अपने पेरेंट्स की तरह पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं। जैसे कि हमारी शक्ल ज्यादातर अपने पेरेंट्स से मिलती है, तो हमने उनकी कुछ चीजें इनहेरिट की रहती हैं अपनी बॉडी में। तो ये एग्जांपल था, कुछ मूवी था, क्रिश मूवी था, नया वर्जन। तो उसके प्रीवियस वर्जन में, मतलब प्रीवियस जो मूवी था उसके अंदर उसका फादर बताया है, सो क्रिश इज द न्यू पर्सन इनहेरिट द लुक एंड पावर्स फ्रॉम हिज फादर रोहित। तो रोहित जो कैरेक्टर था वो अर्लियर मूवी में था, पार्ट 2 में होगा, और क्रिश जो है पार्ट 3 में होगा। अगर ये रियल लाइफ में होता है, वैसे
प्रोग्रामिंग में भी होता है। यू इनहेरिट, ये लिखा ना इनहेरिट, लुक्स एंड पावर्स। तो इसी के अंदर ऐसा हो गया कि टू व्हीलर का जो बाइक था, बाइक जो है वो इनहेरिट करता है सम फीचर्स फ्रॉम द अर्लियर वन। तो बाइक है, फिर रिक्शा है, फिर बस है, ये सारे क्या है बोल सकते हैं व्हीकल्स, ऑल आर व्हीकल। बाइक इज ऑल्सो व्हीकल, रिक्शा इज ऑल्सो व्हीकल, बस इज ऑल्सो व्हीकल। तो ये तीनों व्हीकल के अंडर में है। अगर व्हीकल में कुछ कॉमन चीज होगी तो तीनों को आएगी कि नहीं? जैसे व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, तो हर एक बाइक, हर एक रिक्शा, हर एक बस का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। व्हीकल के अंदर व्हील होते हैं, तो तीनों में व्हील होंगे। तो दैट, ये ऐसे बताना चाहता है इनहेरिटेंस से क्या होगा, आपने अगर पेरेंट में मतलब अपर लेवल पे कुछ डिक्लेयर कर दिया तो इनहेरिटेंस ऐसा प्रॉपर्टी, उसको आप नीचे जितने भी लेवल जाओगे सब में यूज कर पाओगे, हर बार आपको डिक्लेयर नहीं करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि कुछ चीजें इनहेरिट की रहती हैं अपनी बॉडी में, राइट, तो हमने अपने पेरेंट्स से कुछ ना कुछ इनहेरिट किया होता है। Correct. इसी तरह प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में अगर हमको एक एंटिटी को सिंबलाइज करवाना है दूसरी एंटिटी से, या फिर हम सही शब्दों में कहें कि अगर एक क्लास से हम इनहेरिट करवाना चाहते हैं उसकी प्रॉपर्टीज और बिहेवियर एक दूसरी क्लास में, Correct. इनहेरिटेंस काम आता है। इनहेरिटेंस कैसे यूज करते हैं और क्या लिखना पड़ता है इसके लिए कैसे प्रोग्रामिंग होती है, ये सब मैं अपने आने वाले ट्यूटोरियल में आपको जरूर बताऊंगा। फिलहाल आप इसकी थ्योरेटिकल नॉलेज गेन कर लीजिए। और इसके बाद लास्टली दोस्तों मैं आपको समझाता हूं अबाउट पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म ऐसी एबिलिटी है कि हम एक मैसेज को बहुत सारे प्रकार में भेज सके, बहुत सारे क्लासेस के बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को। Correct. पॉलीमॉर्फिज्म को अगर हम देखें C++, तो पॉलीमॉर्फिज्म को हम फंक्शन ओवरलोडिंग के जरिए इंप्लीमेंट करते हैं। स्टूडेंट्स हम लोगों ने ये टॉपिक किया हुआ है, राइट? फंक्शन ओवरलोडिंग, हाँ, वो फाइंड, यस, वेरी गुड। इफ यू रिमेम्बर, फाइंड एरिया वाला फंक्शन किया था हमने। बस ऐसे कोई भी ओवरलोडिंग वाला फंक्शन का ले लो एग्जांपल, दैट इज शोइंग द पॉलीमॉर्फिज्म। फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है मैं आपको जरूर एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल आप इसको मैं अगेन कहता हूं, आप इसकी थ्योरेटिकल नॉलेज गेन कर लीजिए। Okay. आपको एक क्विक रिव्यू देता हूं कि फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होती है। फंक्शन ओवरलोडिंग वो होती है जब बहुत सारे फंक्शंस बनाए हैं मैंने प्रोग्राम में, लेकिन उन सभी फंक्शंस का नाम सेम है, लेकिन किस फंक्शन को कब एग्जीक्यूट होना है उसको डिफरेंशिएट करता है कि किस फंक्शन का रिटर्निंग टाइप क्या है और कौन सा फंक्शन कितने तरह के आर्गुमेंट्स एक्सेप्ट करता है। अगर मान लीजिए मेरे पास दो फंक्शन है ऐड नाम के, लेकिन एक फंक्शन जो है वो दो आर्गुमेंट एक्सेप्ट करता है, उसी तरह दूसरा फंक्शन जिसका नाम भी ऐड है अगर वो तीन आर्गुमेंट एक्सेप्ट करता है, तो इस चीज पे डिपेंड होगा कि कौन सा फंक्शन कॉल होगा जब हम उसको कॉल करते टाइम जितने आर्गुमेंट उसको पास करेंगे। तो दोस्तों इसको हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। तो दोस्तों मैंने आपको इस लेक्चर में समझाया अबाउट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कांसेप्ट्स। हमारे नेक्स्ट ट्यूटोरियल से हम वापस स्विच बैक करेंगे प्रोग्रामिंग में, और जितने भी हमने अभी कांसेप्ट्स पढ़े हम उन सभी कांसेप्ट्स को प्रोग्रामिंग के जरिए सीखेंगे। ओके, तो जुड़े रहिए मेरे ट्यूटोरियल से दोस्तों। fine. I'll share you the links also of this. There are good explanatory videos are there. You can go with them if you want to understand. ये सब आपको अभी समझाने का पर्पस ये है कि जब हम इसका प्रैक्टिकल प्रोग्राम करेंगे तो आपको यही कंसेप्ट वहां पे क्लिक हो जाने चाहिए कि ऐसा लिखा है मतलब इसका मीनिंग ये है। उस टाइम पे किसी का डाउट ना हो कि ये चीज क्यों न्यू क्यों है, नहीं लगनी नहीं चाहिए। दैट्स व्हाई वी आर डूइंग इट। ओके, और ये वीडियो में एक ये बहुत बड़ा और एक एग्जांपल मिल गया। कहाँ गया एब्स्ट्रैक्शन है, एनकैप्सुलेशन कहाँ गया? हाँ, एनकैप्सुलेशन, दिस वन। इसमें ये जो फंक्शन है स्टूडेंट इन्फो, उसकी फर्स्ट लाइन देखो, स्टूडेंट और obj1। मेन में भी हम ऐसा ही करते थे, स्ट्रक्चर टाइप का एक वेरिएबल बनाते थे, स्ट्रक्चर डेटा टाइप उसका वेरिएबल बनाते थे। यहां पे भी ऐसा ही हुआ कि स्टूडेंट इज अ स्ट्रक्चर डेटा टाइप, ये उसका वेरिएबल है। सिर्फ बोलने में ऐसा बोलना है कि स्टूडेंट इज अ क्लास एंड obj1 इज अ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो C++ में उसको बोलने का तरीका थोड़ा चेंज हो गया, क्योंकि वो जो स्ट्रक्चर था C में वो C++ में और पावरफुल बन गया, क्योंकि C लैंग्वेज में सिर्फ स्ट्रक्चर के पास वेरिएबल थे, यहाँ पे तो उसके फंक्शंस भी आ गए। तो दिस इज वन एग्जांपल कि स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। क्यों बनाना पड़ा? क्योंकि ये जो वेरिएबल सारे मुझे यूज करने हैं वो उसके साथ इस तरह से ऑब्जेक्ट के थ्रू में यूज कर सकता हूँ, ऑब्जेक्ट के थ्रू यूज करता हूँ। object1.rol, object1.name। तो एक बार आपने स्टूडेंट डेटा टाइप का वेरिएबल बना दिया, फिर वेरिएबल के थ्रू उसके सारे मेंबर्स ले सकते हैं। बस वही कंसेप्ट यहाँ पे है। तो ये यहाँ पे दिखा दिया ऑलरेडी। विद दिस बैकग्राउंड लेट अस मूव फॉर द फर्स्ट प्रोग्राम। अभी हम एक प्रोग्राम करेंगे
you turbo C. अच्छा, before that, let me just copy the program once. I have one sample program, वो बार बार लिखना ना पड़े इसलिए मैंने यहाँ पे एक PRG नाम का ये रहा, कंट्रोल C, मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको. C ड्राइव में होगा टर्बो C, राइट. TC बिन कंट्रोल V, PRG 12 आ गया. इसको मैं यहाँ से एक्सेस करता हूँ. CPP है क्या, इसी बिन के अंदर है ना. राइट, यू कैन सी. तो प्रोग्राम मैंने ओपन कर लिया है और इसको मैं नए नाम से सेव कर लेता हूं, PRG13.cpp. बाकी सारा एज यूजुअल में रिमूव करता हूं. जस्ट पे अटेंशन, कंट्रोल डिलीट. STRU फाइन. ये तो ग्लोबल वेरिएबल था, नहीं चाहिए अभी. आई रिमूव इट. ओके, एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं जस्ट फॉर योर रेफरेंस. दोनों एक में भी लिख सकते हैं आप लोग. रेडी, उसका कुछ वेरिएबल बनाना है. सपोज E1 हो गया ना वेरिएबल, यस और नो, या तो E2 कैसे बन सकता है. ये मैं नॉर्मल बता रहा हूं. पहले सी में कैसा करते थे कि ये बना दिया. अगर E1 जो है उसका मुझे सैलरी और एज सेट करना है, तो अगर आपको पता है तो हम ऐसा पास करते थे, एड EMP ऐसा कुछ, और उसके अंदर स्ट्रक्ट एम्प्लॉय डेटा टाइप हो गया, और उसका ऐसे पास किया हमने. ये नॉर्मल सी की बात चल रही है, जस्ट फॉर योर रेफरेंस. मैं यहाँ पे यूज करेंगे सी आउट. फॉर एग्जाम्पल हम मैसेज लिख देते हैं, एंटर एम्प्लॉय एज एंड सैलरी. कमांड में यूज कर रहा हूं C++ के, ठीक है. इनपुट करना है तो कहां पे आएगा. अब मुझे बताइए एज कौन से वेरिएबल में जाएगा. सिंपल एज लिख दो, E1 डॉट एज, बिकॉज आर्ग्यूमेंट के अंदर, यस, फंक्शन में आर्ग्यूमेंट आ रहा है E1 नाम से, तो E1 डॉट एज और डॉट सैलरी. ये उसने ले लिया वैल्यूज और फिर मैसेज दे देते थे सी आउट. समथिंग ऐसा मैसेज दे दिया. बोलो समझ आए सबको. और ऐसे ही और एक फंक्शन बनाया, यस, और एक फंक्शन बना दिया, वॉइड डिस्प्ले EMP. उसी के अंदर सेम हम पास करेंगे, वही E1 वापस यूज कर सकता हूं मैं. अब ये E1 जो है ऑलरेडी उसके अंदर वो वेरिएबल की वैल्यू आ चुकी है, और ये E1 ऊपर है यहाँ पे, ये रहा E1 और E2. मतलब ये ग्लोबल हुआ कि नहीं. दे आर ग्लोबल वेरिएबल्स, दे कैन बी यूज्ड एनीवेयर इन द प्रोग्राम. तो अभी हम ये एक फंक्शन में यूज कर रहे हैं एड EMP में, दूसरे फंक्शन में यूज करेंगे डिस्प्ले EMP में, और मेन में भी यूज कर पाएंगे अगर जरूरत पड़ी तो. यहाँ पे अगर मैं सीधा ऐसा लिख दूं सी आउट, बोलो ये वैलिड है कि नहीं, ऑनलाइन पे बताओ. कोई एरर आएगा.
राइट, एरर नहीं आनी चाहिए। अब मेरा सिर्फ एक ही काम है कि मेन के अंदर ये दोनों फंक्शन कॉल कर लूं। कौन सा फंक्शन? एड ईएमपी और डिस्प्ले ईएमपी। तो यहां पे मैं एड ईएमपी ये फंक्शन कॉल कर रहा हूं और उसके अंदर E1 पास करना है, E1, और डिस्प्ले ईएमपी फंक्शन कॉल किया, E1 पास किया। कैन आई से राइट नाउ is there any connection between the E1 and add emp? E1 E2 और add emp फंक्शन के बीच में कोई कनेक्शन है अभी? बोथ आर सेपरेट। E1 वेरिएबल ग्लोबल है, E2 स्ट्रक्चर वेरिएबल वो भी ग्लोबल है, और एड एमपी फंक्शन भी ग्लोबल है, पर तीनों अलग अलग है, दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, कोई रिलेशनशिप नहीं है। प्लीज रिमेंबर दिस। अल्टर F9 रन करते हैं, देखो कंपाइल हो गया, सेव करवा दो F2। भाई ऑनलाइन में बंने ग्रुप में समझाए क्या શું કહું છું? हाँ, ये जो स्ट्रक्चर बनाया, स्ट्रक्चर के दो ग्लोबल वेरिएबल बनाए, फिर एक फंक्शन लिया, आइसोलेट फंक्शन बोलते हैं इसको, ग्लोबल फंक्शन, आइसोलेट मतलब सेपरेट फंक्शन। ये फंक्शन ना ही मेन को बिलोंग करता है, ये फंक्शन ना ही एम्प्लॉय को बिलोंग करता है, ये सेपरेट फंक्शन है। सेम वे ये भी एक सेपरेट फंक्शन हुआ। तो सी में ऐसा करते थे, सेपरेट सेपरेट फंक्शन बनाने पड़ते थे। ओके, और इस तरह से मेन में कॉल करना है। कंट्रोल F9, भाई एज है उसका सपोज 19 और सैलरी है सपोज 30,000। एंटर। वैल्यू पास नहीं हुई, क्यों नहीं हुई चेक कर लेते हैं। बाकी पहला वाला था वो एड एम्प्लॉय कैच हो गया, 30,000 दोनों वैल्यू लेके स्टोर भी हो गया, डेटा से एडेड सक्सेसफुल बता दिया, बताया। चलो चेक करते हैं। अगर ग्लोबल पर यहाँ पे यूज हुआ है तो E1 की वैल्यू सेट हो गई, बराबर है। और वही E1 अगर यहाँ पे यूज करते हैं हम लोग, है ना, हाँ, उसकी वैल्यू सेट होनी ही चाहिए। इस E1 अगर यहाँ पे मैं सी आउट करके चेक कर लूं कि क्या उसकी वैल्यू सेट हुई है E1 डॉट एज वेरिएबल की, तो मुझे पता चले फंक्शन कॉल होने के बाद उसकी वैल्यू क्या सेट हुई है, राइट। लेट मी सी, 19 एज है और 30,000 उसका सैलरी है। अच्छा देखिए, 0 बता रहा है, 0 पे आगे अटका है ना, मतलब उसका वैल्यू 0 बता रहा है। वहां पे 19 कैच होना चाहिए, तो वापस नीचे आएगा वही वैल्यू। ये फंक्शन होने के बाद E1 का वैल्यू, वेरिएबल E1 इज नॉट अवेलेबल ग्लोबली, जो है उसका लाइफ जो है आई थिंक यहां से E1 का लाइफ क्लोज हो रहा है। E1 का E1 वेरिएबल उसका लाइफ यहाँ पे क्लोज हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए। लेट मी सी, तो यहाँ पे उसको E1 आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है, इसलिए 0 0 ले रहा है। अदरवाइज अच्छा, पर हम लोग कहाँ पे कॉल करवा रहे हैं? यहाँ पे कॉल करवाएंगे, ऊपर जाएगा तब एम्प्टी होगा, एम्प्टी होगा, वैल्यू सेट हो गई, और वो वैल्यू फंक्शन के अंदर ही रही, फंक्शन से बाहर सेट नहीं हुई, सेट नहीं हुई। मेन के अंदर रखना है, इसलिए मेन के अंदर अगर मैं यहाँ पे डिक्लेयर ना करूं, मेन के अंदर डिक्लेयर करता हूं,
राइट, क्योंकि ये जब ऑब्जेक्ट जाएगा मतलब वेरिएबल लेके जाएगा E1 बना के उसकी वैल्यू सेट कर लेगा, नीचे आएगा तो EMP1 की वैल्यू मिलनी चाहिए उसको। अगर वैल्यू मिल जाती है तो वापस, क्योंकि ये वेरिएबल मेन के अंदर रहेगा। आपको एक बार मैं स्कोप बताया था, स्कोप ऑफ द वेरिएबल, वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर रहता है। एक लोकल स्कोप एंड ग्लोबल स्कोप ऐसा चीज था। तो यहाँ पे वही इश्यू आ रहा है कि जो मेन जो है, मेन के अंदर का जो है उसका लोकल स्कोप है, तो हमको वही बताना पड़ेगा। लेट अस ट्राई दिस, आई विल एक्सप्लेन व्हाई इट इज सो। हाँ हाँ हाँ, नहीं त्या इवन नाम આપી શકાય, એટલે આર્ગ્યુમેન્ટમાં જે મોકલીએ વેરિયેબલ એ અને ત્યાં જે નામ अलग अलग હોઈ શકે। वो एक्चुअल पैरामीटर वो फॉर्मल पैरामीटर बोलते हैं। एक्चुअल पैरामीटर का नाम फॉर्मल जैसा ही होना चाहिए, जरूरी नहीं है, आप चेंज करवा सकते हो, पर वो लेगा तो वही। अगर वर्क करता है तो लेट अस सी, 19 इज द एज एंड 30,000 इज द, अच्छा 7803 उसका जंक वैल्यू बता रहा है। एम्प्लॉय एज, नहीं नहीं नहीं, वेरिएबल क्रिएटेड, वेरिएबल पास्ड, वेरिएबल नॉर्मली पास किया एज अ वैल्यू, तो ओरिजिनल वैल्यू चेंज नहीं होती है। वेरिएबल जब भी पास करते हैं एज अ रेफरेंस तो वैल्यू चेंज होती है, राइट। तो ईएमपी यहाँ पे अगर मैं एड्रेस ऑफ EMP1 भेजता हूँ तो ही चेंज होगा, ओके। और उसके लिए मुझे यहाँ पे चाहिए पॉइंटर E1, फाइन। E1 का एज पॉइंटर वेरिएबल है, चेक कर लेता हूँ मैं, पॉइंटर वेरिएबल बना के भेज रहा हूँ मैं। E1 का सैलरी F2, आई विल शो यू व्हाई इट इज सो। कंट्रोल F9, 19 અને એની सैलरी, यू गॉट द 19 ना, तो वो ऑब्जेक्ट पास होगा, पूरा वापस आ गया। क्या किया हमने, जस्ट चेक कीजिए, फिर से बता रहा हूं मैं। आपका वो कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, ऐसा कुछ कंसेप्ट था सी में, फंक्शन कॉल बाय वैल्यू, फंक्शन कॉल बाय रेफरेंस। तो यहाँ पे ये जो EMP1 वेरिएबल है उसका लाइफ तो ये मेन तक ही है। अगर ये फंक्शन के अंदर मैं सिंपल EMP1 भेजता हूं तो वो कॉल बाय वैल्यू गया कि रेफरेंस गया, कॉल बाय वैल्यू जाता है। अगर मैं ऐसा नहीं लिखूंगा, ये M% नहीं लिखा, तो ये जो EMP1 है तो क्या बनेगा, E1 बन जाएगा, नॉर्मल E1। फिर आप उस E1 के दोनों वैल्यू सेट कर दो, पर फिर भी उसकी वैल्यू कहां तक विजिबल होगी, यहां तक। फंक्शन क्लोज हो गया तो वो E1 जो है तो कॉल बाय वैल्यू गया था, तो वो वहां पे फंक्शन के अंदर वैल्यू चेंज किया, पर मेन का जो वेरिएबल था उसका वैल्यू बदला नहीं। ऐसा एरर था, इसलिए हमने थोड़ा चेंज किया। जब ये फंक्शन में आर्गुमेंट पास करता हूं मैं तो उसको एज अ रेफरेंस पास करता हूं, एड्रेस ऑफ EMP1। अब ये कौन सा एड्रेस पकड़ेगा, इस EMP1 का। ये यही एड्रेस यहां से एड्रेस लेके जाएगा ऊपर, नाम भले बदल गया E1 पर एड्रेस तो वही है, मतलब उसी जगह पे जाके उसी के सैलरी और एज को सेट कर देगा। अब जब ये यहां से क्लोज हो जाएगा, क्लोज करके वापस मेन में आया तो भी उसने कहां पे चेंज किया, तो एड्रेस ऑफ E1 पे चेंज किया, एड्रेस ऑफ एम्प्लॉय 1 पे। तो मतलब कि जो ओरिजिनल नीचे से भेजा था उसकी जगह पे जाके उसके वेरिएबल सेट की है, ये मीनिंग हुआ उसका। तो जब भी ये खत्म करके यहाँ पे नीचे आएगा इसके नेक्स्ट लाइन पे, यहाँ पे, तब जो EMP1 है उसका अपना खुद का वैल्यू चेंज हुआ होगा। बोला समझ में आया सबको, ऑनलाइन पे भी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स बोथ द ग्रुप, समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, आपके सी के जो कंसेप्ट थे कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, उसको याद करो। जब भी हम रेफरेंस से भेजेंगे तो ओरिजिनल की वैल्यू चेंज होगी। अगर रेफरेंस नहीं भेजेंगे तो डेटा एज अ वैल्यू जाएगा तो वहीं पे रहेगा, वापस नहीं आएगा चेंजेस। वो रेफरेंस है, हमने यहाँ वैल्यू भेजी है। आई डोंट रिक्वायर दिस लाइन नाउ। हाँ, डिस्प्ले EMP में अगर यहाँ से EMP1 ऑब्जेक्ट भेजता हूँ, इफ आई वांट दैट, तो मैं एड्रेस भेज दूँ, और एड्रेस हमेशा पॉइंटर से जाता है, इसलिए यहाँ पे पॉइंटर वेरिएबल बना दो, सिंपल।
और पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू एरो यूज करके उसका वैल्यू डिस्प्ले कर दो इस वे। सेव, कंट्रोल F9। इफ द एज इज 20, सैलरी इज 40,000, इंटीजर है लेकिन 32 देता हूं मैं, बराबर है। तो ये नॉर्मल सी का कंसेप्ट हुआ कि हमने एक स्ट्रक्चर वेरिएबल बनाया और उसका एक अलग से सेपरेट मेंबर वेरिएबल, सेपरेट फंक्शन, दूसरा एक सेपरेट फंक्शन। अगर ये दोनों फंक्शन में स्ट्रक्चर के अंदर ले लूं, if I take inside the structure, then it becomes my C++ structure. Okay, so very quickly if I change it, program to use structure data type C language, पहले C language का बताया, फाइल लास्ट वन ERG14 सेव किया मैंने। इन C++ कैसे करते हैं, ये C का प्रोग्राम है, हम C++ वाला लेंगे तो बेटर रहेगा, याद रखिए। देखो यहां से मैं चालू करता हूं, फंक्शन पूरा इसके अंदर ले लिया और दूसरा फंक्शन डिस्प्ले हो रहा है एंड यहां पे आपका स्ट्रक्ट एम्प्लॉय ओवर, in that case you don't require this, in that case you don't require this, I'll just show you, in that case you don't require this, क्योंकि वो अंदर ही काम कर रहा है, स्ट्रक्चर के साथ ही काम कर रहा है। and like this, so I can say employee structure has two variables and two functions। तो ये चारों चार चीजें किसको बिलोंग करती है, तो भाई स्ट्रक्चर एम्प्लॉय को, बराबर है। मेन के अंदर इजी हो गया अभी, स्ट्रक्चर एम्प्लॉय1, EMP1 में से ऐड EMP कॉल कराओ, इस तरह से EMP1 में से डिस्प्ले EMP कॉल कराओ। स्ट्रक्चर करते थे वैसा ही, पर सी में हम लोग स्ट्रक्चर के वेरिएबल के बाद यहाँ पे उसका मेंबर वेरिएबल लिखते थे, उसके पहले यहाँ पे आप फंक्शन लिख सकते हो। कंपाइल हो गया, एग्जीक्यूट कर रहे हैं, सपोज 19, सपोज 33,000, 33,000 मतलब वो वैल्यू बढ़ गई। इंटीजर का वैल्यू कितना है, -32767, वहां से +32767 तक का, मतलब वो जो वैल्यू था 32 से बढ़ गया, इसलिए वो माइनस में जा रहा है। एक वापस रन करते हैं, अभी हम लिमिटेशन के साथ, हाँ लिमिटेशन के साथ काम करेंगे, तो 30,000। कैन यू सी, C++ में स्ट्रक्चर का ये एडवांटेज है, आप स्ट्रक्चर वेरिएबल के बाद उसका अपना खुद का जो फंक्शन है उसका नाम लिख सकते हो। तो C++ ने क्या किया, सी वाला जो स्ट्रक्चर था उसमें वेरिएबल के साथ साथ जो बाहर के ग्लोबल फंक्शन थे उसके बदले उसके अंदर दे दिए। ये जो डेफिनेशन है आपका स्ट्रक्ट एम्प्लॉय, इट हैज 4 मेंबर्स नाउ, नॉट 2। पहले 2 मेंबर उसके वेरिएबल्स और बाकी के 2 मेंबर्स है वो उसके फंक्शंस। बट ये फंक्शन किसको बिलोंग करते हैं, एम्प्लॉय स्ट्रक्चर को ही। बोलो समझ में आया? बराबर है। और दूसरा एक ऑब्जर्वेशन का पॉइंट ये है कि मेन के अंदर उसका वेरिएबल बना दो आप स्ट्रक्चर टाइप का, उसके बाद EMP1 डॉट एड EMP सीधा फंक्शन कॉल कर सकते हो। कोई बोलेगा मुझे उसका वेरिएबल कॉल करना है, हाँ कर सकते हो, यू हैव चॉइस। ऐसे जैसे हमने डिस्प्ले करवाया उसके नीचे कोई बोलेगा मुझे ऐसा चाहिए, सी आउट, सी वाला स्टाइल था, EMP1 वेरिएबल का एज, समझ रहे हो आप लोग? तो ये भी कर सकते हो, नो इश्यू, डिस्प्ले कर देगा वो तो। कंट्रोल F9, 19, 30,000, देखो 19 डिस्प्ले कर रहा है साइड में, लास्ट में है ना। तो मेन के अंदर ऐसा आपको स्ट्रक्चर वेरिएबल का अपना खुद का मेंबर वेरिएबल भी आप
डिस्प्ले कर सकते हो। तो सी का साइज जो है, जो सी का चीज है वो सी प्लस प्लस में तो हेल्प रहेगा ही, अवेलेबल रहेगा, सी प्लस में एक्स्ट्रा मिलेगा। तो जो सी में कर सकते थे वो यहाँ पे भी कर सकते हो। बोलो समझाई बद्दा ने? यस सर। वेरी गुड। तो आज के सेशन में हमने सी का जो स्ट्रक्चर टाइप था वो सी प्लस प्लस में क्या चेंज है वो देखा कि भाई फंक्शन ऐड हो गए और फंक्शन को इस तरह से कॉल कर सकते हो जो सी में अवेलेबल नहीं था, बराबर ना। सी में हमको ग्लोबल फंक्शन के अंदर वेरिएबल पास करना पड़ता था, यहाँ पे कोई वेरिएबल पास करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी बता रहे हो कि भाई ये ऐड ईएमपी नाम का फंक्शन है, वो किसको बिलोंग करता है? वो बिलोंग करता है EMP1 को। यस, वो स्ट्रक्चर को बिलोंग करता है, तो वो किस पे काम करेगा? स्ट्रक्चर के अपने वेरिएबल पे काम करेगा। तो ये एक दूसरे को जो जॉइंट हो गए, बाइंडिंग हो गई, उसको क्या बोलेंगे? व्हाट इज द वर्ड? वेरिएबल और फंक्शन एक दूसरे से बाइंड हो गए, एनकैप्सुलेशन। करेक्ट, एनकैप्सुलेशन। और वो एनकैप्सुलेशन कौन बताता है? क्लास बताता है। ठीक है, तो आज यहां तक रखते हैं। हाँ, स्क्रीनशॉट लेवा માટે પહેલું પેજ અને સિલેક્ટ કરું છું આટલા સુધી, આટલું એક જ મિનિટ, હા બસ। આઈ થિંક હજી આવી જશે એક લાઈન, માય મિસ્ટેક, આટલી લાઈન આવી જશે। યા ઓકે, લઈ લો, આ લઈ લો અથવા તો ઓકે, અથવા ફરીથી લેજો, ઉભા રહો। છેલ્લી લાઈન છે ને કમેન્ટ વાળી, એમાં આખું સ્ટ્રક્ચર ટાઈપ આવી ગઈ, એટલે વન પેજ ની અંદર જ યુ હેવ એન્ટાયર લાઈન વિથ યુ। આ પહેલું પેજ। તમે અત્યારે પહેલી લેક્ચર કન્ટિન્યુ કરી લો, બાદ તો કરે બધું। મારે બીજું કામ છે, મારે બીજા કામ નથી બાકી બધા એવું તો આર્ટ્સ થિયેટરમાં થાય ચાલુ રાખો। કેમ? 40 તો થઈ જાય। રાઈટ 29 છે, 30 થાય છે। હા, તો 139 140 થઈ જાય। એટલે સર કહે છે કે હું તો સરને લઈ લેવા તો કન્ટિન્યુ કરી લે સેકન્ડ લેક્ચર। હવે ના મારે ક્વેશ્ચન બતાવવાનું છે, તો એ હજી નથી રહ્યું છે। તો હું પૂછી લઉં એ તમારે કન્ટિન્યુ 10 મિનિટ થઈ ગઈ એમ તો તમે અહીંથી કન્ટિન્યુ કરો। પૂછી લઉં। हाँ, तो कभी अपने क्लोज करिए। अच्छा बेटा, सेकंड पेज નું સ્ક્રીનશોટ લઈ લો, તમારે આમાં લેવા છે સ્ક્રીનશોટ, તમે ગ્રુપમાંથી ફ્રેન્ડ્સ આપી દેશો। નાउ ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન ઓફ નેમ, यस दिस इज सेकंड वन, डन, वेरी गुड, फाइन। तो यस सेव करिए। આજે આપણે જોયું C++ માં સ્ટ્રક્ચરનો થોડું મોર એડવાન્સમેન્ટ। એટલે સ્ટ્રક્ચર ઇન C, સ્ટ્રક્ચર ઇન C++, આ બંને આપણે અત્યારે ચલાવી રહ્યા છીએ, બરાબર। હવે આપણે જોઈશું એક્સેસ સ્પેસિફાયર્સ, આ નવો કોન્સેપ્ટ C++ માં, જે C માં નહોતો, કારણ કે આપણે નીચે પેલો એજ વેરિયેબલ એક્સેસ કર્યો હતો ને, તો એ તો કોઈ પણ વેરિયેબલ એક્સેસ તો કોઈ પણ વેલ્યુ બદલી જાય, એવું તો ના થવું જોઈએ। हम देखेंगे एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है और उसका यूज कैसे है बाद में, बट देन विल कंटिन्यू क्लासेस ऑब्जेक्ट में कंटिन्यू करीશું। बेटा બંને ગ્રુપમાં ઓકે, તો સ્ટુડન્ટ્સ આજે આપણે આટલું અહીંયા રાખીએ છીએ, ફાઇન। સર આજે લેક્ચર, હા, આના પછી તમારે હવે કોઈ લેક્ચર નથી બેટા, ઓકે, Bye, sir. બાય બેટા, બાય સર, બાય સર। Bye, sir. यस टेक केयर, Bye, sir. बाय बेटा, हाँ टेक केयर, बाय। ઓકે ડન, બરાબર છે। અને તમને ક્લાસરૂમ ઉપર આ મોકલી આપીશું, જે વિડીયો હતા બે એ મોકલી આપીશું, અને પ્રોગ્રામના સ્ક્રીનશોટ તમે ક્યાંક ગ્રુપમાંથી મેળવી દેશો। હા, ઓકે, સર